हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स इंडस्ट्रियल एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक कारक, फ्रांस की क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिसमें से पहला है सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर एंड द थर्ड पॉलिटिकल फैक्टर, यानी कि सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक। इसके साथ ही हम दो क्रांतियों के बारे में जानेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। ये सारी चीज़ें हम समाजशास्त्र के उद्भव के परिप्रेक्ष्य में जानेंगे कि कैसे इन सारी चीज़ों ने समाजशास्त्र एक अलग विषय के रूप में विकसित होने के लिए एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार की। मतलब है समाजशास्त्र एज अ डिसिप्लिन डेवलप होने के लिए इन सारे फैक्टर्स ने एक बैकग्राउंड तैयार किया, जिससे आगे चल करके सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इस्टेब्लिश हुआ। इससे पहले हमारा पिछला वाला वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। जब आप उसको देखोगे तो उससे आपको ये सारे जो हम पॉइंट्स बताने जा रहे हैं वो अच्छे से समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि इससे पहले वाला जो आपका वीडियो है एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी पार्ट 1 वो ज़रूर देख लीजिएगा। There were many conditions which started transforming the mindset and ideologies of people in 18th century. 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य अनेक ऐसी दशाएं समाज में मौजूद थी जिन्होंने सामाजिक चिंतन को एक नया रूप देना शुरू किया। ठीक है, मतलब 18th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी के बीच में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से सोसाइटी का माइंडसेट चेंज होना शुरू हो गया था। और in the Enlightenment period, we can see its effect clearly, and Industrial Revolution and French Revolution played very important role in it. प्राथमिक प्रकृति के रूप में हम इसकी अभिव्यक्ति पुनर्जागरण के रूप में देखते हैं, लेकिन फ्रांस की क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति दो ऐसी दशाएं हैं जिन्होंने संपूर्ण यूरोप में व्यापक परिवर्तन पैदा कर दिए। कहने का मतलब यह है कि हम सबसे पहले तो मेजर इम्पोर्टेंस एनलाइटनमेंट की मानते हैं या पुनर्जागरण युग की मानते हैं, लेकिन हम जो आज फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं उनका हम क्लियरली उस पर इफ़ेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, और जिसमें से जो आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उनका जो रोल है, उनकी जो भूमिका है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। So here we are going to discuss some important point of social, economic and political factors which were not only the cause of French and Industrial Revolution but also changed sociological imagination. इस दृष्टिकोण से प्रस्तुत विवेचन में हम उन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारकों को समझना हमें उन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कारकों को समझना आवश्यक है जिन्होंने फ्रांस तथा औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। इन्हीं कारकों के संदर्भ में समाजशास्त्रीय चिंतन में होने वाले परिवर्तन की प्रकृति को समझा जा सकता है। ठीक है, जो हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, इन ये जो फैक्टर्स हैं ये आपके फ्रेंच और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के भी आपके कॉज हैं, और ये सारे के सारे आपके उस समय जो आइडियोलॉजीज थी लोगों की उनमें चेंज लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है आपका सामाजिक कारक या सोशल फैक्टर। ठीक है, सोशल फैक्टर में हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो सोसाइटी से रिलेट करती थी, जो चीज़ें सोसाइटी के अंदर घटित हुई। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक फैक्टर और एंड देन पॉलिटिकल फैक्टर। इन तीनों फैक्टर्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये तीनों फैक्टर्स जो हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। हम तीनों को बिल्कुल ही अलग अलग तरीके से नहीं मतलब तीनों जो हैं उन तीनों को बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते।
उनके जो अभी मैं पॉइंट्स बताऊंगी वो आपको लगेगा कि सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, बट फिर भी हम सोशल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर और पॉलिटिकल फैक्टर तीनों को अलग अलग रखते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सारे सोशोलॉजी के लिए, समाजशास्त्र के लिए एक पृष्ठभूमि के रूप में साबित हुए। ठीक है। सोशल फैक्टर में आपका पहला है डिफरेंशिएटेड सोशल सिस्टम या विभेदकारी सामाजिक व्यवस्था। इसको समझने के लिए आप पिछले वाले वीडियो में जो मैंने डार्क एज के बारे में बताया था वहां पर पहुंच जाइए। ठीक है, डार्क एज से जुड़ा हुआ है ये विभेदकारी सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, इसमें क्या है आपका, समाज में जो सिस्टम था उस समय, ठीक है, सोसाइटी में जो एक व्यवस्था चल रही थी पहले के समय में, वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी व्यवस्था थी। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल थी। उस समय कौन कौन था, राजा थे, और इसके अलावा आपके एक ऐसा वर्ग था जो सोसाइटी की के निर्णयों को बदलने में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाता था। ठीक है, चर्च आएगा। ठीक है, दूसरा चर्च एंड अदर वन इज किंग। ठीक है, तो उस समय राजा और चर्च का शासन था समाज पर। ठीक है, ये जो राजा हैं और सामंत, पादरी या फ्यूडल लॉर्ड्स, पोप, ठीक है, इसके अलावा किंग और उनसे जुड़े हुए सभी लोग, ये सारे अपर क्लास में आते हैं। ठीक है, जिनके पास सोसाइटी में जिनका एक हायर स्टेटस है। इसके अलावा दूसरा है लोअर, आपका लोअर क्लास। लोअर क्लास में आपके आते हैं पीजेंट्स। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्समैन एंड हैंडीक्राफ्टमैन के अलावा आते हैं आपके लेबर्स। ठीक है, जो लेबर का काम करते हैं। लेबरर मतलब लेबरर से मतलब है कि पीजेंट जो फ्यूडल लॉर्ड्स के लैंड पर खेती करते थे, बट वो लैंड उनकी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, इसके अलावा स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, ये सारे लोग थे, ये सारे लोअर क्लास के लोग थे। ठीक है, तो जो दोनों अपर क्लास और लोअर क्लास थे उस समय पे मौजूद समाज में, दो टाइप के वर्ग थे, एक उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग। ठीक है, तो हम उस समय देख सकते हैं कि कैसे उच्च वर्ग निम्न वर्ग पर अत्याचार करता था। ठीक है, उनका एक्सप्लॉयटेशन करता था, उनका शोषण करता था, ताकि वो अपनी जो व्यवस्था है, अपनी जो कह सकते हैं अपने सारे नीड्स को पूरे करने के लिए, ठीक है, अपना जो स्टेटस है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको पैसे की ज़रूरत थी, उसे रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, तो इसके लिए वो लगातार लोअर क्लासेस को क्या करता था, एक्सप्लॉयट करता था। तो उस समय बहुत ही ख़राब दशा थी। तो इसे कह सकते हैं विभेदकारी सामाजिक व्यवस्था या डिफ्रेंशिएटेड सोशल सिस्टम के दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था, बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसी व्यवस्था का लोगों ने बहुत तेज़ी से विरोध किया, विरोध करना शुरू कर दिया, अपोजिशन शुरू हुआ इस सिस्टम का सोसाइटी में। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे किसका डेवलपमेंट हुआ, लोगों की थिंकिंग में। एक तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का डेवलपमेंट हुआ, दूसरा इंडिविजुअलिस्टिक फ्रीडम। इंडिविजुअलिस्टिक फ्रीडम को बोलते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और ह्यूमनिस्टिक थॉट्स को बोलते हैं मानवतावादी विचार। इन दोनों का लोगों के विचारधारा में उदय हुआ। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि जो उस समय जो आपका वर्ग एक्सप्लॉयट हो रहा था, उसमें चेतना का संचार हो रहा था, वो उसमें अवेयरनेस आ रही थी। ठीक है, तो ये जो आपको अभी मैंने बताया इंडिविजुअलिस्टिक फ्रीडम एंड आपका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो हुआ, मतलब उसमें ये था कि उस समय चर्च का शासन हुआ करता था। ठीक है, चर्च ने बोला कि आपका, अगर आप हमारी बातें नहीं मानोगे, आप हमारे जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो नहीं मानोगे, तो आपकी लाइफ आफ्टर डेथ जो है वो उस पर असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, रिलीजन के नाम पर डरा करके लोगों को अपनी बातें मनवाई जाती थी उस समय। तो उस समय उसके बाद जब रिलीजन को ज़्यादा आप फोकस करने लगे पहले के समय में,
धीरे धीरे आपने पाया कि आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो, और धीरे धीरे क्या हुआ, उनमें कॉन्शियसनेस आई। और कॉन्शियसनेस के बाद क्या हुआ कि लोगों में आया कि हमें ह्यूमन को सेंटर में रखना है, ना कि रिलीजन को। ठीक है, हमें रिलीजन को सर्व नहीं करना है, बल्कि किसको सर्व करना है, ह्यूमनिटी को। हमें ह्यूमन डेवलपमेंट देखना है, ठीक है, मानव का विकास देखना है। और इसके अलावा इंडिविजुअलिस्टिक फ्रीडम का मतलब है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आता है कि कोई भी आपको बांध करके नहीं रख सकता, कोई भी आपको किसी चीज़ के लिए बाउंड नहीं कर सकता है, ठीक है, कुछ भी करने के लिए आपको मजबूर नहीं कर सकता है, बिकॉज एवरी वन हैविंग इंडिविजुअलिस्टिक फ्रीडम। सबके पास, उस सबने फील किया कि इंडिविजुअलिस्टिक फ्रीडम होती है, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। तो डिफ्रेंशिएटेड सोशल सिस्टम में आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। और आपने देखा कि कैसे लोगों में कॉन्शियसनेस आई और लोगों की थिंकिंग चेंज हुई, और ये एक बहुत बड़ा सोशल चेंज इसे हम कहेंगे। और ये एक तरीके से सामाजिक अध्ययन के लिए एक बहुत ही अच्छा फैक्ट निकल कर के सामने आया उस समय। ठीक है, इधर आगे आता है आपका रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन या धार्मिक शोषण। धार्मिक शोषण में क्या है कि उस समय जो हायर क्लास था और जो पोप थे, ठीक है, चर्च के लोग, ठीक है, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेजेस मिले हुए थे सोसाइटी में, बहुत ही ज़्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे, ठीक है, जो कि कॉमन पीपल को तो ना के बराबर विशेषाधिकार थे। तो उन विशेषाधिकारों के चलते, उन प्रिविलेजेस के चलते कॉमन पीपल का बहुत ही ज़्यादा शोषण हो रहा था। ठीक है, चर्च जैसे कह सकते हैं कि चर्च जो है उस समय बहुत ही अलग अलग तरीके के कर लगाता था जनता पर। ठीक है, जैसे कि एक कर चर्च ने लगाया था, जिसमें क्या था कि चर्च ने कहा था कि जो भी कॉमन पीपल हैं उनकी आय जितनी होती है, इनकम जितनी होती है, उसका 20th जो है, सॉरी, उनका उसका 10th% जो है वो एज अ रिलीजियस टैक्स जाएगा, वो रिलीजियस टैक्स के रूप में सबमिट करना पड़ेगा, यानी कि धार्मिक कर के रूप में सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो चर्च था उसके पास पूरी कंट्री का 20th% लैंड उसके कब्जे में था। ठीक है, वो चर्च का लैंड हुआ करता था। तो इस तरीके से चर्च बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। तो चर्च लगातार लोगों का शोषण करता था उस समय। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेकुलरिज्म एंड रिलीजियस रिफॉर्म। धार्मिक निरपेक्षता तथा धर्म निरपेक्षता तथा धार्मिक सुधार। इसमें क्या बताएंगे कि जो आपका क्या कह सकते हैं, धर्मनिरपेक्षता तथा धार्मिक सुधार में आपका बेसिकली आप बताओगे कि पहले तो आपने पढ़ा कि जनसाधारण को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, फिर उसने आवाज़ उठानी शुरू करी। ठीक है, जो उसने आवाज़ उठानी शुरू की, जो अपोजिशन करना शुरू किया, जो विरोध करना शुरू किया, वो किस बेस पर शुरू किया करना कि हाँ, सोसाइटी में क्या होना चाहिए, एक तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए। ठीक है, ह्यूमनिज्म होना चाहिए, मानवतावाद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि उन्होंने सोचना शुरू किया कि सोसाइटी में सभी लोग समान हैं। ठीक है, समतावादी विचार आरंभ हुए। ठीक है, तो लोगों ने इगैलिटेरियनिज्म को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों ने आप पा सकते हैं कि लोगों के अंदर सेकुलरिज्म मतलब धर्म को छोड़ करके धर्म को प्रायोरिटी नहीं दी। ठीक है, अपना कोई भी डिसीजन लेते तो उसमें धर्म को प्रायोरिटी नहीं देते, तो इसमें सेकुलरिज्म इसे ऐसे कह सकते हैं। और रिलीजियस रिफॉर्म भी इसी में आएगा कि मतलब जैसे अब रिलीजन को सर्व नहीं करना है, बल्कि ह्यूमनिज्म और इगैलिटेरियनिज्म आना चाहिए, कि समतावादी विचार आने चाहिए। ठीक है, और इसमें आप मॉन्टेस्क्यू और मॉन्टेस्क्यू का आपने बुक देखा कि स्पिरिट ऑफ लॉज। अब सुबह वाले लेक्चर में जैसे मैंने बताया कि मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉज बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो आपका जो इस समय मतलब
चल रहा है, राज सत्ता चल रहा है, राजतंत्र चल रहा है, उसमें क्या है कि कुछ एक खास लोगों के हाथ में पूरी पावर है और जनता के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ मॉन्टेस्क्यू ने बताया कि बहुत ही ज़्यादा घातक है जनता के विकास के लिए। तो ये एक तरीके का जागरूकता फैलाई उन्होंने, ठीक है, अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉज में लिख करके। इसके अलावा उस समय रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी, ठीक है। रूसो ने बताया कि मनुष्य जो जन्म लेता है तो वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है, इसलिए राज्य को भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से उसने बताया कि जो ह्यूमन होता है वो फ्रीली उसका जो एग्जिस्टेंस है वो फ्री है, ठीक है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। तो इस तरीके से मतलब क्या है, राज्य के लिए जो समझौते करती थी जनता, ठीक है, उसमें एक तरीके की अवेयरनेस फैली, ठीक है। तो ये इस तरीके से लोगों ने फिर क्या किया, धर्म का विरोध करना शुरू किया। तो ये भी एक तरीके की क्या थी, सोशल चेंज था एक तरीके का, जिसने सोसाइट आपका सोशोलॉजी की डेवलपमेंट के लिए एक तरीके का बैकग्राउंड फॉर्म किया, ठीक है। देन फोर्थ है आपका लेबर अनरेस्ट या श्रमिक असंतोष, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है स्पेलिंग, श्रमिक असंतोष होगा, ठीक है। श्रमिक असंतोष में आप क्या बताओगे कि आपका धीरे धीरे क्या हुआ था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के तहत हुआ क्या था कि पहले जो हैंडीक्राफ्ट्समैन थे और जो छोटा छोटा उद्योग लगाते थे, स्मॉल फैक्ट्रीज उन्होंने अपनी खुद की इस्टेब्लिश की हुई थी, मतलब छोटे लेवल पे बहुत ही, जिसमें हाथ से काम होता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी पहले, ठीक है। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, ये सारे वर्कर्स में चेंज हो गए, लेबरर्स में चेंज हो गए, ठीक है। अब जब जैसे ही ये इतना बड़ा चेंज आया तो क्या हुआ कि उनका जो पहले उनका जो काम करने का तरीका था, जो वर्क का स्टाइल था, वो बिल्कुल कार्यशैली चेंज हो गई। अब उन्हें क्या करना था, बहुत ही ज़्यादा बाउंडेशंस में रहना था, ठीक है, कि मतलब डेली काम करना है, ठीक है, नहीं करेंगे तो उनके वेजेस कम हो जाएंगे। इसके अलावा उनसे ज़्यादा ओवर वर्किंग, उनको ओवर वर्क उनसे किया करवाया जाता था, ठीक है। और इनकम कम होती थी उनकी, वेजेस कम होते थे, लेस वेजेस एंड ओवर वर्क, ज़्यादा काम लिया जाता था, ठीक है। और इसके अलावा उन्हें वर्क का कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता था कि काम करते वक्त अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई तो उसके लिए उनके उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं था। तो इस तरीके से किसानों की जो दशा थी वो बहुत ही ज़्यादा, सॉरी, वर्कर्स की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इसी को लेकर के आपके लेबर मूवमेंट्स हुए उस टाइम पर, ठीक है, श्रमिक आंदोलन भी हुए। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि उस समय श्रमिक असंतोष था, ठीक है। देन आपका आता है इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन या नगरीकरण में वृद्धि। नगरीकरण में वृद्धि से क्या हुआ आपका, पहले तो आपके थे सोसाइटी में अपर क्लास एंड देन दूसरे थे लोअर क्लास, ठीक है। तो जो नगरीकरण में जब वृद्धि हुई तो इससे एक नया वर्ग निकल करके सामने आया जिसे हम कहते हैं मिडिल क्लास, ठीक है। तो ये जो मिडिल क्लास था उस समय, ये इसे हम कह सकते हैं कि जो अर्बन एरियाज में काम करने जाते थे, ठीक है, उन्हें हम कह सकते हैं मिडिल क्लास, ठीक है। तो ये जो एक बहुत ही बड़ा वर्ग निकल करके, अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें, इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन की सिर्फ बात करें या नगरीकरण में सिर्फ वृद्धि की बात करें, तो वो कैसे एक फैक्टर के रूप में सामने आया कि अगर हम इससे कह सकते हैं कि उस समय एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट हो गया था, यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा जो कि ग्रामीण क्षेत्रों का था वो नगरीय क्षेत्रों की तरफ शिफ्ट हो गया था, उसे ही हमने कहा था मिडिल क्लास, ठीक है, वो शिफ्ट हो गया था उधर। तो क्या हुआ, अर्बन एरियाज़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई। अब जब उधर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई तो बहुत सारे तरीके की प्रॉब्लम्स निकल के सामने आई, ओवर क्राउड, पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, मैनी अदर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, आए वहाँ पर। ये हुआ और वहाँ पे शेल्टर्स का प्रॉब्लम हुआ, आवास की समस्याएं आई,
जब वो अपने रूरल एरियाज़ को छोड़ करके अर्बन एरियाज़ की तरफ गए तो उन्होंने अपने जॉइंट फैमिली छोड़ दी और वहाँ जा कर के एक न्यूक्लियर फैमिली के तहत के तौर में बस गए वो लोग अपने छोटे से परिवार के साथ। तो न्यूक्लियर फैमिली सामने आई और न्यूक्लियर फैमिली की अलग प्रॉब्लम्स थी, डाइवोर्स ज़्यादा हो रहे थे उस समय। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें आई जिसकी वजह से क्या हुआ, अर्बनाइजेशन भी एक तरीके की अर्बनाइजेशन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई, जिससे सोसाइटी की सोशल प्रॉब्लम्स की स्टडी करने के लिए क्या हुआ, सोशोलॉजी का बैकग्राउंड तैयार हुआ। इसके अलावा उस समय जो अर्बनाइजेशन हुआ था उस समय क्या हुआ था, पिक पॉकेटिंग जैसी छोटे छोटे क्राइम्स भी बढ़ गए थे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी कि हम अर्बन एरियाज़ की स्टडी करें अलग से। ठीक है, शिकागो तो सेंटर बन गया था, अर्बन एरियाज़ एक बहुत बड़ा नगर था, सिटी थी बहुत बड़ी शिकागो। ठीक है, वहाँ पर इतने ह्यूज चेंजेस आए कि उसकी अलग से स्टडी करने की ज़रूरत पड़ गई। और इससे क्या हुआ, सोशियोलॉजी की एक अलग ही ब्रांच निकल करके सामने आई, जिसे हम बोलते हैं अर्बन सोशियोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा आपका है एमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास। एमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास में अभी आपको बताया कि मिडिल क्लास कौन था। ठीक है, एक अपर क्लास था, लोअर क्लास था, उसमें एक नया मिडिल क्लास भी आ गया। और मिडिल क्लास की खासियत ये थी कि वो निम्न वर्ग में हो रहे शोषण अत्याचार या अपने ऊपर हो रहे शोषण अत्याचार के खिलाफ अवेयर था, वो आवाज़ उठाने की काम करता था। तो मिडिल क्लास के एमरजेंस से भी बहुत बड़ा सोशल चेंज आया। ठीक है, सोशल चेंज की कंडीशन पैदा हुई और जिसकी स्टडी करने की भी ज़रूरत आगे चल कर के महसूस की गई। ठीक है, तो ये आपका हो गया सोशल फैक्टर। देन आपका है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या है आपका, राइज ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर मतलब जो आपके पैसे से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था से संबंधित जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आएंगे। पहला है आपका राइज ऑफ कैपिटलिज्म या पूंजीवाद का उदय। पूंजीवाद के उदय में क्या है कि पूंजीवाद का पहली बात तो प्रारंभ कैसे हुआ। पूंजीवाद आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिजल्ट कहेंगे हम उसे। ठीक है, यानी कि आपके औद्योगिकीकरण का परिणाम था क्या, पूंजीवाद। ठीक है, पूंजीवाद में क्या होता है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा धन होता है वो क्या करता है, अपनी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, वो अपनी इंडस्ट्री लगाएगा और उसमें श्रमिक काम करने आएंगे। ठीक है, वो श्रमिक का फिर शोषण करेगा, श्रमिक पर अत्याचार करेगा। जैसे अभी प्रॉब्लम आपने लेबर अनरेस्ट में देखा, क्या क्या श्रमिकों पर, लेबर पर प्रॉब्लम्स आती है। तो वो सारी चीज़ें किसके द्वारा की जाती थी, कैपिटलिस्ट के द्वारा की जाती थी। और ये जो कैपिटलिस्ट थे उनकी वजह से श्रमिकों को तो इतना प्रॉब्लम होता ही था। इसके अलावा उनका प्रोडक्शन पर पूरा हक था, पूरा अधिकार हो गया था, मोनोपोली ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, उत्पादन पर एकाधिकार। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें थी कि सारे जो काम करते हैं वो सारे लेबर्स मिल करके करते हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी पूंजी लगाई, उन्होंने सिर्फ अपना क्या लगाया, इन्वेस्टमेंट किया अपने मनी का। तो ये भी था मोनोपोली और प्रोडक्शन। तो ये सारी दिक्कतें सामने आई जो किसका कारण थी, पूंजीवाद का। ठीक है, मतलब जिसके पास पूंजी है वो अपना इंडस्ट्री लगा करके सबका सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन करने का काम करता था। तो ये जिसका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया गया। ठीक है, देन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ या आर्थिक विषमताएं। आर्थिक विषमताओं में क्या था, जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि उस समय सबसे पहले अपर क्लास और लोअर क्लास थे। तो अपर क्लास और लोअर क्लास तो थे ही, साथ ही साथ जो अपर क्लास में कौन कौन आता था, चर्च आते थे, चर्च के लोग आते थे। ठीक है, पोप वगैरह और किंग आता था। इसके अलावा बाकी जितने भी कुछ खास छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल जिसका सोसाइटी में स्टेटस काफ़ी हाई था और इकोनॉमिकली पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रांग हुआ करते थे। ठीक है, ऐसे लोग आते थे किसमें, अपर क्लास में। और लोअर क्लास में सब वही सारे जितने भी लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्समैन हैं। ठीक है, कारीगर और छोटे उद्योग धंधे करने वाले, यही सारे आते थे किसमें, लोअर क्लास में। तो क्या था कि
अब जो आपके अपर क्लास थे, अपर क्लास के लोग अपनी जो शान शौकत है, अपनी जितनी भी क्या कहेंगे उसे, कि अपनी सारी व्यवस्था, अपनी सारी ऐशो आराम को बनाए रखने के लिए उनको पैसा चाहिए था, और वो पैसा किससे ले रहे थे? उनको एक्सप्लॉइट करके, जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट करके ले रहे थे। साथ में एक बहुत ही बड़ा क्या क्रिएट करके रखा था चर्च ने, कि टैक्स दो, आप रिलीजियस टैक्स दो, अपनी जितनी भी इनकम करते हो उसका 10% आप हमें दे दोगे। जिस टैक्स का नाम था टाइथ, TIETH, टाइथ नाम का टैक्स लगाती थी चर्च। ठीक है, तो इससे इससे तो बहुत ही गहरी खाई पैदा हो गई अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में, मतलब दोनों का कोई मैच ही नहीं था। ठीक है, इसके अलावा ग्रोथ ऑफ साइंस या विज्ञान के विकास से क्या हुआ? विज्ञान के विकास में आप क्या पढ़ते हो कि 16th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उस समय कॉपरनिकस ने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा एस्ट्रोनॉमी के बारे में रिसर्च करी और यूनिवर्स के बारे में काफ़ी चीज़ें पता लगाई। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो यूनिवर्स का जो सेंटर है वो क्या है? सन है। ठीक है, ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो सूर्य है, और जो पृथ्वी है, ठीक है, जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। ये सब किसने बताया? 16th सेंचुरी में कॉपरनिकस ने, ठीक है, बताया। ठीक है, और गैलीलियो ने क्या किया? दूरबीन का आविष्कार कर लिया। अब दूरबीन के आविष्कार करके उसने चंद्रमा की सतह के बारे में बताया, मून की सरफेस के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया कि जो वो बोल रहे हैं साइंटिफिकली बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं और उनके पास प्रूफ है। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आने लगी तो जो चर्च की या धार्मिक जो मान्यताएं थी पहले से ही, कि पहले मानते थे कि धरती क्या है? चपटी है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो पहले से ही चर्च की मान्यताएं थी या परंपरागत मान्यताएं थी उनको बहुत बड़ा धक्का लगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो वहाँ का ट्रेडिशनल वर्ग था, परंपरा ट्रेडिशनल क्लास था जो सोसाइटी का, या परंपरागत वर्ग था, उसने बहुत ही ज़्यादा विरोध किया इन सारी चीज़ों का। और एक वर्ग था जो साइंस को मानता था, तो दोनों में बहुत बड़ी टक्कर देखने को मिलती है। ठीक है, 17th सेंचुरी में आकर के विलियम हार्वे ने बहुत सारा स्टडी किया ह्यूमन बॉडी का, जिसमें उन्होंने हार्ट के बारे में बताया, हार्ट कैसे वर्क करता है। ठीक है, कैसे ह्यूमन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें विलियम हार्वे ने भी बताया, मतलब पूरा डेवलपमेंट हो रहा था। बट जो ट्रेडिशनल लोग थे वो ट्रेडिशनल बातों पर ही डिगे हुए थे, उस पर ही अटके हुए थे। और इससे क्या हुआ, दोनों में बहुत ही ज़्यादा क्या देखने को मिला, दोनों में आपस में टक्कर देखने को मिली। ठीक है, जिसने वॉयलेंस का भी रूप ले लिया धीरे धीरे करके। ठीक, देन आता है आपका राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक ने कैसे सोशोलॉजी को एमर्ज करने के लिए, सोसाइटी की कंडीशंस को स्टडी करने के लिए फोर्स किया, एक तरीके से बैकग्राउंड पे आके कैसे। जो आपका नंबर 1 है आपका पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस, राजनीतिक क्रांतियाँ। राजनीतिक क्रांतियाँ जैसे कि आप अभी पढ़ोगे 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद भी बहुत सारी जो आपकी सोशल और पॉलिटिकल बहुत सारी जो कंडीशंस थी वो बिगड़ गई थी, मतलब सोसाइटी की। ठीक है, इस रेवोल्यूशन होने के बाद भी। ठीक है, आप 19th सेंचुरी में देखोगे कि आपको पॉलिटिकल अपहीवल देखने को मिल रहा है। ठीक है, जिसने क्या किया, सोशोलॉजी के नए नए थ्योरीज को निकालने में बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में अभी आप आगे पढ़ोगे इसी स्लाइड में। नंबर 2 है आपका इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद के उदय या आपके इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म का मतलब है कि उस समय क्या था कि साम्राज्यवाद चल रहा था, इम्पीरियलिज्म चल रहा था। ठीक है, तो उसमें क्या था, राजा बिल्कुल अपनी चला रहे थे और जनता के कल्याण के बारे में पॉपुलेशन जो उनकी थी
जितने भी पीपल थे उनके उनके वेलफेयर के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे थे। ठीक है, तो इस इन्हीं सब का विरोध हुआ कि आप बिल्कुल साम्राज्यवादी व्यवस्था थी और ह्यूमन वेलफेयर बिल्कुल भी नहीं उसके बारे में सोचा जा रहा था। तो इन्हीं सब का विरोध हुआ और इसी सब यानी कि इम्पीरियलिज्म या राष्ट्र आपके साम्राज्यवाद के विरोध को ही आप बोल सकते हो क्या, राष्ट्रवाद। ठीक है, वहीं से राष्ट्रवाद का उदय हुआ जब इनका इन सब का विरोध होने लगा। तो ये जो साम्राज्यवादी शासक थे ये क्या कर रहे थे, जो वहाँ की देश की जो जितनी भी आपके रिसोर्सेस हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल्स, इन सभी का को इधर उधर बेचना और मतलब अपने किसी भी तरीके से अपनी जो अपनी जो क्या बोलेंगे उससे, अपने सारे अपने मटेरियलिस्टिक जितने भी नीड्स थी, भौतिकवादी जितनी भी आवश्यकताएं थी, उनको पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा रहे थे, अपने देश के सारे रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे थे। तो इन सब के प्रति जनता में क्या हुआ, जागरूकता पैदा हुई। ठीक है, उन्होंने देखा कि कैसे हमारे देश का विघटन हो रहा है, एक तरीके से डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम राष्ट्र के हित को प्राथमिकता देंगे, ना कि जो शासक बने बैठे हैं, ठीक है, उनकी आंखें बंद करके बात मानते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें राष्ट्रवाद के उदय में एक अहम योगदान दिखाती हैं और इन सब की स्टडी सोशियोलॉजी में की गई और मतलब ये सारी की गई और उस समय ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा योगदान साबित हुई समाजशास्त्र के सब्जेक्ट मैटर के लिए। ठीक है, देन है आपका पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी में मतलब क्या है कि ये राजा उस समय जो राजतंत्र था वो बहुत ही ज़्यादा खराब उसकी व्यवस्था थी। एक तो बहुत सारे शासक आक्रमण कर रहे थे और अलग अलग शासक हमेशा आक्रमण करके राज कर रहे थे। दूसरा क्या था, बहुत ही खराब तरीके के किंग थे उस समय, जिसमें से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है लुइस 15, है ना, या लुई 15वां। ठीक है, लुई 15वां जो है कब किस ईयर में आते हैं, वो 1715 में वो किंग हुए। वो भी कितनी एज थी उनकी, 1715 में से लेकर के 1743 तक उन्होंने सॉरी 1715 में उनको किंग बनाया गया, जब उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ क्या थी, 5 ईयर्स ओल्ड। और इतनी छोटी सी उम्र, क्यों इतनी छोटी सी उम्र में उनको किंग बना दिया गया, क्योंकि उनकी कोई बड़ी संतान तो होगी नहीं, इससे पहले जो उनके माता पिता जो राज करते थे। ठीक है, तो उनका सिर्फ 5 साल का बच्चा था, तो उसको उसको बना दिया ताकि किसी और को ना बनाना पड़े, क्योंकि उस समय क्या था, कुलीन तंत्र था, राजतंत्र चलता था कि अपने ही बेटे को किंग बनाना। तो ये सारी चीज़ें कहती, तो 5 साल के बच्चे को किंग बना दिया और चल कैसे रहा था राज्य, और बाकी जितने सलाहकार थे उनकी सलाह के आधार पे चल रहा था, और वो भी कैसे चलेगा आप लोग जानते ही हो। ठीक है, मतलब अपने ही आप से सारे डिसीजन लिए जा रहे थे। उसके बाद जब क्या हुआ, जब इनके हाथ में सत्ता आई लुई 15 के, अभी तो 5 साल के हैं, तो जब ये 20 साल के हुए तब इनके हाथ में सत्ता दे दी गई। और उस समय इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे कि ये आलसी थे, डरपोक थे। ठीक है, मेंटल स्टेट भी इनकी उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे किंग हुए जिन्होंने उस समय शासन किया, जिसका जनता पे आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि जनता ने विरोध किया। ठीक, देन आता है आपका कॉलोनियल रूल या उपनिवेशवादी शासन। ठीक है, उपनिवेशवादी शासन और कॉलोनियल रूल ने भी जनता को बहुत ही ज़्यादा जागरूक करने का काम कैसे किया कि उस समय जो कॉलोनियल रूल में ये होता है कि जो अधिक शक्तिशाली देश होते हैं, वो जो छोटे और जिनके पास कम पावर होती है, ऐसे देशों पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, कब्जा करने के बाद उसको अपने अधीन कर लेते हैं और उससे क्या कहते हैं वो, कि ये मेरा उपनिवेश है। ठीक है, उपनिवेश में क्या करते हैं, जिनका उपनिवेश होता है वो अपने उपनिवेश पे क्या करते हैं, इस तरीके से रूल करते हैं कि उसके सारे रिसोर्सेज किसी भी तरीके से हासिल कर लें, कि पूरा उसको खाली कर दें, उसके सारे रिसोर्सेज बर्बाद कर दें, अपनी कंट्री में ले आए। तो इस तरीके से उस समय आप देखोगे कि इंग्लैंड के पास तो 50 उसके उपनिवेश थे, कॉलोनीज थी। ठीक है, तो उस तरीके से देख सकते हो कि कैसे एक दूसरे के राज्यों का, एक दूसरे के कंट्रीज का लोग फ़ायदा उठा रहे थे। और जैसे इंग्लैंड में ही आप देखोगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले देखने को मिली।
क्यों देखने को मिली? क्योंकि आप अभी देखा, आपने बताया, मैंने बताया कि 50 कॉलोनीज उसने स्टैब्लिश कर ली थी अपनी। तो अब क्या करेगा, वहाँ से रिसोर्सेज अपनी कंट्री में कैसे लाएगा? इसके लिए क्या किया उसने? ट्रांसपोर्टेशन जो थे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप किया, बहुत अच्छे से डेवलप किया। अब जब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो गए तो आपको क्या हुआ, ट्रेड करने में इजी हो गया, आपको व्यापार करने में आसानी हो गई। वहाँ से आप व्यापार इजीली कर पा रहे थे। उसके बाद आपने क्या किया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करके आपने यहाँ फैक्ट्रीज लगा ली। फैक्ट्रीज से क्या हुआ, वहाँ के जो माल आता था, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, उसकी खपत होती थी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में। ठीक है, इस तरीके से कॉलोनियल रूल बहुत ही ज़्यादा क्या था, बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन थी। जो कॉलोनियल रूल था वो एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ कि हम सोसाइटी को सोशोलॉजिकली एक सिस्टमैटिक वे में पढ़े। तो पॉलिटिकल फैक्टर ये है आपके। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि जैसे अभी आपने बताया, पढ़ा कि पूरा पिछले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें डार्क एज के बारे में देख लीजिएगा। तो जो डार्क एज से लोग परेशान थे, डार्क एज के बारे में पिछले वाले वीडियो में बताया आपको, आपका इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी पार्ट 1 में। ठीक है, डार्क एज के बारे में बताया। डार्क एज से ही छुटकारा पाने के लिए लोगों ने क्या किया, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन किया फ्रांस में। ठीक है, उसमें जिसमें मांग क्या की, इंपॉर्टेंट है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि समता, समानता एवं बंधुत्व। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। ठीक है, एक तो स्वतंत्रता चाहिए, दूसरी इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, समानता होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व होनी चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन में। दूसरा आपका जो आपका फ्रेंच इंडस्ट्रियलाइजेशन है और कैपिटलिज्म है। ठीक है, इसी की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। आप ये तक आपने देख लिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से या औद्योगिकीकरण की वजह से ही कैपिटलिज्म आया या पूंजीवाद आया। अभी आपने पिछले वाले पूरे कंटेंट को ध्यान से सुनिए तो आपको पता चलेगा कि जो औद्योगिकीकरण है उसी की वजह से क्या आया, पूंजीवाद आया, पूंजीपति लोगों का इमरजेंस हुआ। ठीक है, तो इन्हीं लोगों ने एक्सप्लॉइट किया और उसी का एक तरीके से रिजल्ट देखा जा सकता है फ्रेंच रेवोल्यूशन और फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, लोग एनलाइटेंड हुए और उन्होंने राजतंत्र का विरोध किया। पीपल वर एनलाइटेंड एंड अपोज एनार्की एंड देयर लॉज, जो उनके राजा के जो लॉज थे उन सबका अपोज किया। किंग ट्राइड टू कंट्रोल देयर थॉट, तो किंग ने उनके विचारों को कंट्रोल करने का काम कैसे किया, दंड देके उनको उनकी आवाज़ दबाने का काम किया। अभी जैसे आपको मैंने ग्रोथ ऑफ साइंस में बताया कि कैसे ट्रेडिशनल लोग थे, उन्होंने जो साइंटिफिक लोग थे उनकी बात को मानना नहीं माना। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, वायलेंस हुआ, फिर उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए वायलेंस का सहारा लिया। तो इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको वायलेंस देखने को मिलेगी। देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में औद्योगिक क्रांति क्या होती है? औद्योगिक क्रांति का मतलब ये होता है कि आपका जो ट्रेडिशनल तरीका है उत्पादन करने का, ठीक है, प्रोडक्शन करने का जो ट्रेडिशनल तरीका है उसमें एडवांसमेंट आना ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, मतलब और ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, अभी आपको जब मैंने कॉलोनीज के बारे में बताया था कि इंग्लैंड ने अपनी 50 कॉलोनीज इस्टेब्लिश करके रखी थी उस टाइम पे, तो मतलब वहीं पर आप इंडस्ट्रीज उसी की वजह से कैसे इस्टेब्लिश हुई अभी मैंने पीछे बताया। तो मतलब क्या है कि इंग्लैंड में ही सबसे पहले, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, और ये 18th सेंचुरी में हुआ था। और इसमें हुआ क्या था, जितने भी एग्रीकल्चर करते थे, कृषि करते थे लोग, ठीक है, उसका औद्योगिकीकरण हो गया, कृषि का औद्योगिकीकरण हो गया। कैसे कि मतलब अभी तक जो लोग खेती करते थे अपने परिवार के लिए, पालन पोषण के लिए, जो क्रॉप्स ग्रो करते थे अपने लैंड में, जो फसलें उगाते थे, अब उसकी जगह पे उन्होंने ऐसी फसलें उगा दी जो कॉमर्शियल थी, जो बेची जा सके इंडस्ट्रीज को। ठीक है, तो जैसे कि आपका हो गया कपास, जूट। ठीक है, तो मतलब इन सब की खेती करनी शुरू कर दी। तो इसी वजह से उसे बोल सकते हैं हम कृषि का औद्योगिकीकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधनों का विकास। अभी पीछे आपको बताया कि कैसे इंग्लैंड ने अपने कॉलोनी से सारे रॉ मटेरियल्स को लाने के लिए क्या किया, आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप किया, रेलवे की,
जब रेलवे का उन्होंने विकास कर दिया तब तो बहुत ही तेज़ी से ये सारी चीज़ें होने लगी, रॉ मटेरियल्स इधर से उधर आने लगे, जो श्रमिक थे, जो वर्कर्स थे, वो यहाँ से वहाँ आसानी से ईजिली से जा सकते थे। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधनों का विकास हुआ। ठीक है, उस समय छापे खाने का आविष्कार किया गया था, है ना, पब्लिश कर सकते थे हम चीज़ों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से रिलेटेड। मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि मैक्स वेबर ने क्या कहा है कि क्यों कैसे हुआ है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति कैसे हुई है, उनके विचार आइए जानते हैं। उनके विचार के हिसाब से उन्होंने कहा कि जॉन कैल्विन का जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन था, ठीक है, उस जो जॉन कैल्विन ने उस पहले के समय में अपने प्रोटेस्टेंट जो विचार थे, प्रोटेस्टेंट धर्म से रिलेटेड विचार, वो तेजी से फैलाए और लोगों ने उसको माना भी। अब वो विचार क्या थे, वो विचार ये थे, कैल्विन ने कहा कि अगर आप जन्नत में जानना चाहते हो, अगर आप हेवन को में जाना चाहते हो आफ्टर डेथ, और इसके अलावा अगर आप अपने आप को जानना चाहते हो कि क्या आपको गॉड ने चुना है, क्या आप चाइल्ड ऑफ गॉड हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा। जब आप हार्ड वर्क करोगे तो इससे पता चलेगा कि आपके अंदर उससे आप जब अपनी सक्सेस को देखोगे तो अगर आप सक्सेसफुल हुए तो इसका मतलब है कि आप चाइल्ड ऑफ गॉड हो। मतलब इस तरीके से उन्होंने अपनी प्रीचिंग की और उन्होंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझाई कि जब आप हार्ड वर्क करोगे तो अपनी लाइफ जो है कंट्रोल्ड रखनी है। ठीक है, अपने जो क्या कहेंगे उसे, मटेरियलिस्टिक लाइफ है उससे थोड़ा अलग रहना है, उससे दूर रहना है। ठीक है, इसके अलावा आपको सेविंग ज़्यादा करनी है, और सेविंग खास बात कि सेविंग्स जब करोगे आप तो उसको इन्वेस्ट करना है, घर पे नहीं रखना है। ठीक है, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट का आइडिया दिया कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करो, निवेश करो, बचत और निवेश का जो आइडिया दिया उन्होंने, वो व्यापक रूप से जब फैला तो जिसके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया, जिसके पास ज़्यादा सेविंग थी, उसने जब इन्वेस्टमेंट किया तो कैसे इन्वेस्ट किया, इंडस्ट्रीज़ लगा करके। तो इस तरीके से ढेर सारी इंडस्ट्रीज़ का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। तो ये जॉन कैल्विन के प्रोटेस्टेंट रिलीजन से रिलेट करते हुए मैक्स वेबर बताते हैं। इसके अलावा इमाइल डर्कहाइम बताते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कॉज। कैसे डिवीज़न ऑफ लेबर या श्रम का विभाजन कैसे, उन्होंने कहा कि जो इमाइल डर्कहाइम ने बताया कि दो टाइप की सोसाइटीज़ थी ना, आपको पहले भी बता चुकी थी, एक थी सिंपल सोसाइटी, एक थी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, सरल समाज और जटिल समाज। सरल समाज जटिल समाज में कैसे कन्वर्ट हुआ, क्योंकि जो सरल समाज था वो पहले अपनी ही कम्युनिटी के अंदर अपनी सारी नीड्स को फुलफिल कर लेता था। घर बनाना हुआ या कुछ मेडिसिन की ज़रूरत हुई तो वहाँ पे उसी के अलग अलग सभी को सब चीज़ों का नॉलेज था। ठीक है, कि कौन सी दवा किस बीमारी पे देनी है, या कैसे घर बनाना है, कैसे एग्रीकल्चर करके अपने अनाज को उगाना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कम्युनिटी के अंदर सारी नीड्स फुलफिल कर ली जाती थी। लेकिन जैसे ही उस कम्युनिटी में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो वहाँ पर अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाना पॉसिबल नहीं रहा लोगों के लिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, माइग्रेट करना शुरू किया। अब जब वो अपनी कम्युनिटी अपने विलेज से बाहर निकले तो अर्बन एरियाज़ की तरफ गए। अर्बन एरियाज़ में क्या किया, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करना शुरू किया एज अ लेबर। ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी एक स्पेसिफिक स्किल तो थी नहीं, और जिसके पास स्किल थी उन्होंने उस स्किल के हिसाब से काम करना शुरू किया। कहाँ पे, अर्बन एरियाज़ में जा करके। ठीक है, तो इससे लोगों में ट्रांजिशन मतलब आपस में कम्युनिकेशन भी शुरू हुआ। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक बड़ी मात्रा में शिफ्टिंग शुरू हो गई श्रमिकों की, जो कि एक पीजेंट थे या ठीक है, वो क्या उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक लेबर के रूप में कन्वर्ट कर लिया इंडस्ट्रीज़ में काम करके। तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फायदे हुआ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सारी जो कॉजेज़ थे, ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन तैयार होने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती हैं। ठीक है, सोसाइटी में इतने सारे चेंजेस हो रहे थे जो अपनी पुरानी वाली व्यवस्था से बिल्कुल अलग थे। तो इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे आगे चल करके पढ़ने की ज़रूरत हुई, जानने की ज़रूरत हुई, समझने की ज़रूरत हुई, और आगे और क्या हो सकता है उसकी प्रिडिक्शन की नीड उन्होंने महसूस की। लोगों ने, उस समय के बुद्धिजीवियों ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, और सोशियोलॉजी का बैकग्राउंड एक मजबूती से तैयार होना यहाँ से शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये था आज का सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर। ठीक है, जिसमें आपको शॉर्ट में पढ़ना है इंडस्ट्रियल एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, थैंक यू, दिस इज एंड ऑफ योर वीडियो।